अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है 2.4 और उसका दूसरा वीडियो यानी दूसरा टॉपिक श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। इससे पहले हमने डी ब्रोई हाइपोथेसिस को देखा था, जिसमें डी ब्रोई ने कहा था कि हर मूविंग बॉडी के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, यानी कि कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसके साथ वेव मौजूद होगी। ठीक है ना। तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो ये थी, यानी वेव लेंथ, इसको बोलते हैं लैम्डा, और लैम्डा जो बराबर है एच अपॉन पी के। एच अपॉन पी, एच क्या है बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट, और पी जो है वो आपके पास मोमेंटम है। और मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का, मास इनटू वेलोसिटी। इसकी मिसाल मैंने आपको दी, इसको बस हल्का सा मैं बता रहा हूँ कि हर बॉडी के साथ क्या होती है, मूविंग बॉडी के साथ वेव एसोसिएटेड होती है। तो अब उसी तरीके से क्या है, तो एक हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये है भाई न्यूक्लियस, और इसके गिर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है बोहर के मुताबिक। कैसे रिवॉल्व, डी ब्रोई के मुताबिक कैसे करता है, वेव लाइक। ठीक है ना, डी ब्रोई के मुताबिक कैसे करता है, वेव लाइक। तो इससे क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करना मुश्किल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करना क्या हो जाता है, मुश्किल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, देखिए वेव लाइक नेचर में मूव कर रहा है। ठीक है। तो डी ब्रोई के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जो श्रोडिंगर जिनका नाम है। तो ये इस मसले को हल करेंगे और अपने कुछ आइडियाज़ देंगे एक एटम के इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के बारे में, कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को किस पोजीशन पर मौजूद है, कहाँ कहाँ मौजूद होने के चांसेस उसके मौजूद हैं। तो आए ज़रा उसे देखते हैं। तो ठीक है, तो डी ब्रोई के मुताबिक कोई मूविंग बॉडी के साथ वेव एसोसिएट होती है। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड करने में मसाइल थे। तो उसके हल के लिए हमारे पास मौजूद है श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। तो इन 1926 श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ है, जिसका ताल्लुक है क्वांटम फिजिक्स से। ठीक है ना, क्वांटम फिजिक्स बहुत छोटे छोटे लेवल पर इसे डिस्कस किया जाता है, बहुत ही मुश्किल भी है थोड़ी सी। तो इन 1926 ही गैव एन इक्वेशन। तो इन्होंने इन 1926 में क्या दिया, एक इक्वेशन दिया, मैथमेटिकल इक्वेशन। लेकिन हम उस मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्कस हरगिज़ नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये बड़ी क्लासेस में किया जाता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे। ठीक है, हमसे यहाँ थोड़ी बहुत बातें जानेंगे, कुछ पिक्चर्स देखेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम छोटे लेवल पर बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। तो लेकिन इन्होंने एक इक्वेशन दिया था जिसमें बताया था, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रीटेड एज मूविंग विथ वेव। तो उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव की तरह तो मूव कर रहा है, लेकिन लाइक इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। थ्री डायमेंशनल स्पेस क्या होता है, ज़रा आप देखें। ये एक एटम का न्यूक्लियस है, मैंने यहाँ पे एक ऑर्बिट बना दिया। ये 2 डायमेंशनल है। क्या है बेटा, 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है, तो अब इसीलिए मैं हाथ में फुटबॉल पकड़ लेता हूँ। हाथ में क्या पकड़ लेता, फुटबॉल। एक एटम क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि सामने से ऐसा दिख रहा है आपको, स्फेरिकल होता है। कैसा होता है, स्फेरिकल। फुटबॉल कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा थोड़ी यहीं घूमता रहेगा सिर्फ, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से स्फेरिकल है ना। आप जब बॉल में टेप चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, टेप आपसे वैसे थोड़ी सीधा सीधा चढ़ाते जाते हैं, ऐसा तो नहीं। टेप बॉल में जब आप चढ़ाते हैं तो हर जगह चढ़ाते, जब आपने टेप बॉल क्रिकेट खेला होगा, समझ में आ रही बात। तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मोशन करता है, वेव लाइक तो करता है, लेकिन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस में आपके पास क्या आ जाता है बेटा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। समझ में आ रही है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। मिसाल के ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे गया वाई एक्सिस, ठीक है, और यहाँ पे गया जेड एक्सिस। क्योंकि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गोल हो जाएगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है ट्रीट होता है वेव लाइक, लेकिन इन 3 डायमेंशनल स्पेस। आगे देखते हैं, क्योंकि बोहर में क्या था, डिस्क्रीट ऑर्बिट था, फिक्स ऑर्बिट था। तो यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या है, अब आइए फ़र्क की तरफ पढ़ते हैं। तो इट डिफर्स फ्रॉम द बोहर एटॉमिक मॉडल। ये जो श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल है, ये बोहर एटॉमिक मॉडल से डिफरेंट है। कुछ फ़र्क है इसमें, एक स्टेप थोड़ा सा आगे है। यही असल एटॉमिक मॉडल है, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना। तो इन द सेंस दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ऑर्बिट्स और शेल। ठीक है ना, इट डिफरेंस फ्रॉम द बोहर एटॉमिक मॉडल इन द सेंस दैट इलेक्ट्रॉन मूव इन ऑर्बिट और शेल। बोहर के मुताबिक क्या था, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करता है, ऑर्बिट्स में या शेल में। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा, ही यूज मैथमेटिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोजीशन। तो इसने मैथमेटिकल इक्वेशन ड्राइव की बनाई और बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या हो सकती है।
एक ख़ास वक्त में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कहाँ पाया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, इसको भी आगे चलेंगे, कुछ पिक्चर्स भी दिखाएंगे तो आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसके पाए जाने के चांसेस है। एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता, प्रोबेबिलिटी यानी इम्कानात बताए जा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ यहाँ पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन बोहर के मुताबिक क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, डिस्क्रीट ऑर्बिट में, फिक्स ऑर्बिट में। लेकिन इनके मुताबिक क्या है, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई थी, ठीक है। तो उसको कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी कहते हैं। लेकिन हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ रहे, एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। तो ही डिस्क्राइब मैथमेटिकल इक्वेशन टू डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन अ सर्टेन पोजीशन, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाएगा, किस खास जगह में। तो इसी मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बोहर के मुताबिक जो है एटम डिस्क्रीट ऑर्बिट में पाया जाता है, लेकिन श्रोडिंगर के मुताबिक डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में नहीं पाया जाता। वो जो उस एटम को शो करेगा किस तरीके से शो करेगा, ये पिक्चर आगे बस लगाई जा रही है, ज़रा देखिएगा। वो जो शो करेगा आपको क्लाउड की सूरत में, किस सूरत में, क्लाउड्स की सूरत में। ये न्यूक्लियस है, वो क्लाउड्स की सूरत में शो करेगा भाई एटम की जो चांसेस है पाए जाने के इस क्लाउड में ज़्यादा है। समझ में आ रही बात, उसने क्लाउड्स बताया, कोई डिस्क्रीट ऑर्बिट्स नहीं बताया। सोचिए ये एक ये पहला हो गया, पहला ऑर्बिट हो गया, इसको क्लाउड्स में बताया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन थ्री डायमेंशनल, जैसे सामने नहीं, इसके आगे पीछे भी है, एक फुटबॉल टाइप का है, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा एनर्जी लेवल का। उसके बाद अगला शुरू हो जाएगा, इसमें भी क्या है भाई, क्लाउड है बहुत सारा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस है यहाँ पे कहीं पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की क्या है, नेचर वेव है ना। तो अगर ऐसा तो पोजीशन में मसला हो जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशन ड्राइव की गई, लेकिन हमें इक्वेशन तक सिर्फ इक्वेशन को नहीं पढ़ना, सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ना है। तो इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन क्या है, जहाँ पे क्लाउड ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स ज़्यादा होगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाए जाने के चांसेस बड़े कम होंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है, बहुत कम होंगे। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्लाउड किसके कहते हैं, बादल को कहते हैं। जहाँ बादल ज़्यादा होगा वहाँ बारिश होगी, यानी अगर बारिश वाले बादल, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं धुएँ वाले हो। उसके बाद इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, कुछ पॉइंट्स लिखे हैं उनको देखते हैं, और उसके बाद हम पिक्चर्स को भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि ये हमारा ज़्यादा काम का, ये आपने समझ लिया होगा। अब इसके बाद पिक्चर भी ड्रॉ करना, क्योंकि जगह नहीं है तो हमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऊपर की तमाम चीज़ें हमने समझ ली। तो हम देखेंगे इन 4 पॉइंट्स को, इस 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जो जो हमारे पास मुश्किल आएंगे उनको हल करेंगे, ठीक है ना। तो आइए देखें, लिखा द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक है, डिटरमाइंस द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाइंड इन वेरियस लोकेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेरियस लोकेशन में पाया जाता है, मुख्तलिफ लोकेशन में पाया जा सकता है। तो ठीक है ना। तो उसने जो बताया है, ही फाउंड्स इलेक्ट्रॉन्स आर इन ऑर्बिट एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन जो मौजूद होगा किस तौर पर मौजूद होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के तौर पर मौजूद होगा, ठीक है ना। तो आप ये जो लगी हुई पिक्चर है इसको आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की सूरत में मौजूद आपके पास, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की सूरत में मौजूद है। कोई डिस्क्रीट ऑर्बिट नहीं बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की क्या बनाएगा, क्लाउड्स, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है। लेकिन यहाँ पे जो पिक्चर है आप इसमें बखूबी आसानी से देख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी पिक्चर भी आप देख सकते हैं, इसमें डिफरेंट कलर से शो किया गया है, ठीक है ना। यानी कि आपको उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन की सूरत में शो किया है, क्लाउड की सूरत में। पहला ऑर्बिट है उसका क्लाउड है, दूसरा ऑर्बिट है उसका भी क्लाउड मौजूद है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को उसने समझाने की कोशिश की कि उसका कोई डिस्क्रीट ऑर्बिट नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लाउड की सूरत में मौजूद है, और वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यानी चांसेस, इम्कान बहुत ज़्यादा है, एक मैथमेटिकल इक्वेशंस के जरिए। लेकिन हम मैथमेटिकल इक्वेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद है, अब आते हैं शेल की तरफ। ये ज़्यादा अहम बात है, ये भी अहम बात है, लेकिन ये भी ज़्यादा अहम बात है, इसको समझना ज़्यादा अहम है। ये ना समझना तब भी काम हो जाता है, इसको समझना ज़्यादा अहम है। ज़रा देखें, ई शेल या ऑर्बिट, शेल किसे कहते हैं, ऑर्बिट कैसे कहते हैं, आप जानते हैं, ठीक है ना। तो शेल कहते हैं, किसको कहते हैं, ये न्यूक्लियस आपके पास, ये है पहला शेल और ये है दूसरा शेल। बोहर के मुताबिक ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, और ये क्या है, तीसरा शेल है, और ये जो है आपके पास चौथा शेल है। पहले शेल का क्या नाम होता है आप जानते हैं, पहले शेल का जो नाम होता है वो होता है के शेल,
दूसरे शेल का नाम होता है एल शेल, तीसरे शेल का नाम होता है एम शेल, चौथे शेल का नाम होता है एन शेल। और पहले शेल को हम लिखते हैं n इज इक्वल टू 1, दूसरे शेल को लिखते हैं n इज इक्वल टू 2, तीसरे शेल को n इज इक्वल टू 3 और चौथे शेल को n इज इक्वल टू 4। शेल नंबर 1 2 3 4, शेल का नाम K L M N, यहाँ तक क्लियर है आपको। तो इन शेल्स के नाम है, तो पहला जो शेल है उसको नाम देते हैं K शेल, दूसरा शेल जो उसको नाम देते हैं L शेल, और तीसरा शेल जो हमारे पास है उसको नाम देते हैं हम M शेल, और उसी के अलावा चौथा जो शेल है उसको हम नाम देते हैं आपके पास N शेल का, ठीक है ना। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं इसको आप मालूम कर सकते हैं एक फॉर्मूले के जरिए से, जो फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। क्या है? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर से आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको पहले शेल का मालूम करना है तो तो n की जगह 1 लिखिए और स्क्वायर लगा दीजिए। क्या आता है? 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 का 2, ठीक है ना। तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कितना आता है? 1 आता है। दूसरे शेल के लिए करना है तो आपको क्या करना है? 2n की जगह 2 लगा के उसका स्क्वायर लेना है, 2 2 का 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, ये कितना आ गया? 8 आ गया। दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कितना आता है? 8। तीसरे शेल का मालूम करना है 2, n की जगह 3 लगाइए और स्क्वायर लगा दीजिए। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और मल्टीप्लाई किससे होगा? 2 से, तो 2 9 का 18, ठीक है। तो तीसरे शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आते हैं। चौथे शेल में कितने आते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। चौथे शेल में n की जगह 4 लिखें, स्क्वायर लगाएं, ठीक है। इसको भी सीखना जरूरी है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 32। तो पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होते हैं 2, दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होते हैं 8, तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होते हैं आपके पास 18, और चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो होते हैं 32, ठीक है ना। बोहर्स के मुताबिक पहले शेल में आएंगे 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18, चौथे शेल में 32। लेकिन श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक आएगा, देखें, each shell orbit has a सब शेल। क्या कह रहा है कि हर शेल या ऑर्बिट दोनों के मायने एक ही है, ठीक है ना। ये एनर्जी लेवल भी कहा जा सकता है। each shell या ऑर्बिट हैज सब शेल या ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। each shell orbit has सब शेल या ऑर्बिटल्स। सब का मतलब क्या होता है? आपने कभी सुना होगा स्पेक्टर, ठीक है ना। स्पेक्टर की जगह कोई दूसरा बंदा भी होता है जो उससे छोटे पोस्ट पर होता है, उसको बोलते हैं सब स्पेक्टर। तो सब वाला जो है ये इसके अंडर आता है, ठीक है ना, उसके छोटे दर्जे में आता है। यानी एक स्पेक्टर में फिर उसके छोटे दर्जे में क्या आता है? सब स्पेक्टर आता है। मेरी मालूमात के मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही है, ठीक है ना। लेकिन सबको इसी टर्म से इस्तेमाल किया जाता है। एक मेन है, उसके नीचे अंडर जो काम करता है उसको सब कहते हैं। एक होता है मेन डिवीजन, उसके बाद आता है सब डिवीजन, ठीक है ना। तो द ईच शेल ऑर्बिट हैज सब शेल, यानी हर शेल या ऑर्बिट के भी क्या होता है? सब शेल होता है या ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है। यानी एक शेल जो के है, ये जो एक शेल के है, इसका भी क्या होगा? आपके पास सब शेल होगा, इसका भी क्या होगा? आपके पास सब शेल होगा। लेकिन के का कोई सब शेल होता नहीं, के का कोई सब शेल होता है, एक सब शेल होता है, डिफरेंट सब शेल नहीं होता, ठीक है ना। अभी इसको आगे जाके आपको समझाते हैं। कहा भी जा रहा है कि हर शेल का क्या होता है भाई? सब शेल होता है, और इसका शेप होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी पहला के जो है, इसका जो सब शेल होता है उसका जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल, सर्कल नहीं, स्फेरिकल। स्फेरिकल कैसा होता है? फुटबॉल जैसा। के शेल जो है, इसका जो सब शेल होता है उसका जो शेप होता है वो इस तरीके का होता है, स्फेरिकल। पिक्चर आपके पास मौजूद है, आप ये पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो के में जो शेल मौजूद है इसको बोलते हैं हम 1s। क्या बोलते हैं? 1s, ठीक। इसके अलावा जो आता है हमारे पास एल शेल। इस 1s में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? इस 1s में जो आपके इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पहले शेल का काम खत्म। अब दूसरा शेल आपके पास मौजूद है। कौन सा शेल है आपके पास? एल शेल मौजूद है। कौन सा शेल मौजूद है? एल शेल। और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो जरा इसको भी देखिएगा। तो अब एल शेल में क्या होगा बेटा? एक s ऑर्बिटल होगा और p ऑर्बिटल होगा। एल शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? s के एक ऑर्बिटल होंगे, ठीक है ना, और p के कितने ऑर्बिटल होंगे? 3। s का एक ऑर्बिटल और p का कितने ऑर्बिटल होगा आपके पास? 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। जिसको हम नाम देंगे, इसको पहले शेल का इसको 1s नाम दिया, दूसरे शेल का तो 2s 2p,
एस का एक ऑर्बिटल होगा, पी का 3 ऑर्बिटल होगा, ठीक है ना। तो एस का ऑर्बिटल हमेशा कैसा होगा, स्फेरिकल, और पी का ऑर्बिटल कैसा होगा, तो पी का ऑर्बिटल आए चेक करते हैं किस तरीके का होगा। इसमें हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सिस, क्या ड्रॉ करेंगे, एक्सिस। तो अभी इसको समझने पहले हम थोड़ा सा वर्डिंग पढ़ते हैं, फिर आपको इसको बना के दिखाते हैं, ठीक है ना। तो आए देखें, तो ईच शेल या ऑर्बिट हैज अ सब शेल, तो हर शेल में क्या होगा भाई, सब शेल होगा या ऑर्बिटल्स होगा, ठीक है ना। विच हैव डिफरेंट शेप, उसका शेप भी डिफरेंट होगा, यानी एक शेल के अंदर सब शेल होगा, एक शेल के अंदर क्या होगा, सब शेल होगा, डिफरेंट डिफरेंट शेप का और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी का। तो कैन डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाने के, क्या कितने कितने चांसेस है, ज्यादातर चांसेस कहाँ पर है, सब शेल की वजह से। किसकी वजह से, सब शेल की वजह, क्योंकि हर सब शेल का जो है शेप डिफरेंट है, ठीक है ना। सब शेल जो होते हैं उसके नाम भी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं तीसरे पार्ट में। तो डिफरेंट सब शेल्स या ऑर्बिटल्स आर नेम्ड एज एसपीडीएफ, दो का नाम तो आप सुन चुके हैं, एक का नाम एस और बी आप सुन चुके हैं। एस का जो शेप होता है वो होता है स्फेरिकल या स्फेरिकल, और पी का जो शेप होता है वो डम्बल, किस टाइप का होता है, डम्बल। तो फिर डिफरेंट शेप डी और एफ को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको आपको समझना ही नहीं है, बहुत हाई लेवल की चीज है, ठीक है ना। तो एस पी डी एफ होता है जिसका सब शेल होता है, ठीक है ना। तो विद डिफरेंट शेप्स as S is for spherical and P is dumbbell shape, P का क्या शेप होता है, डम्बल, डम्बल कैसा होता है, इस तरीके का होता है, इस तरीके का, इस तरीके का, इसको क्या कहेंगे हम, डम्बल शेप कहेंगे। इसको बनाएंगे भी, आप देखिएगा कुछ पिक्चर्स भी लगाएंगे हम आपके पास, ठीक है ना। तो पहले शेल में देखिए दो इलेक्ट्रॉन है, तो S ऑर्बिटल में आता है आपके पास दो इलेक्ट्रॉन, S ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, दो इलेक्ट्रॉन, उस तरीके से 1s का काम हो गया। अब उसके बाद दूसरा शेल, कौन सा शेल आ रहा है, दूसरा शेल, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, इसको याद रखिएगा। पहले शेल में जो इलेक्ट्रॉन था वो होता है 2, 8, 18 और 32, ठीक है ना। तो अब आते हैं एल शेल में, एल शेल में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको जो पहला इसका जो शेल होगा वो एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एस ऑर्बिटल जो है वो 1 होगा और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। अब बच गया 6 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो उसको इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उसके भी क्या बनाएंगे हम, ऑर्बिटल बनाएंगे। कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी। तो एल शेल में दो ऑर्बिटल्स होंगे, एक एस वाले और पी वाले, एस वाला 1, पी वाला 3। देखिएगा पी वाला किस तरीके से होता है, लेकिन ये तो आपका है ही, है इस तरीके से होता है पी ऑर्बिटल, किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ये है एक्स एक्सिस पर, ठीक है, किस पर है, एक्स एक्सिस पर। अब जो अगला बना रहा हूँ वो बनाऊंगा वाई एक्सिस पर, किससे बन रहा है, वाई एक्सिस पर, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी है। अब अगला जो बनेगा वो किससे बनेगा भाई, आपके पास जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। पिक्चर बनाने में मसला होगा, ठीक है ना, मैं इसकी पिक्चर लगा दूंगा। ये है पी ऑर्बिटल्स, ये तीनों पी ऑर्बिटल्स मिलेंगी तो इनका ये खास शेप आ जाएगा। तो ये एस और पी एक साथ मिली हुई होंगी, यानी कि इसको मैं अगर इसको उठाऊं और तीनों को, ये चारों को मिक्स कर दूं तो एक बड़ी ऑर्बिटल बन जाएगी, ठीक है ना। तो एल शेल में होते हैं दो ऑर्बिटल, एस का 1 और पी का 3, ठीक है। इसको नाम देते हैं हम पी एक्स, इसको नाम देते हैं पी वाई, इसको नाम देते हैं पी जेड, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो इसे मिटाते हैं फिर आगे आपको समझाते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ डिफरेंट सबशेल्स ऑर्बिटल आर नेम्ड एज एसपीडीएफ विद डिफरेंट शेप, ठीक है ना। एस इज फॉर स्फेरिकल एंड पी इज डम्बल शेप, पी का जो शेप होता है कैसा होता है, डम्बल लाइक शेप होता है, ठीक है। पिक्चर आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से तमाम मामला है। तो आए इसके बारे में कुछ लिखते हैं, इस पिक्चर को मिटाते हैं, बल्कि इसको मिटा देते हैं, इसी को मिटा देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास है, इसमें जो होता है आपके पास, इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल होता है, दूसरे शेल में आपके पास एस पी ऑर्बिटल दोनों होता है, तीसरे शेल में एस पी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल भी होता है, चौथे शेल में आपके पास एस पी डी एफ, ये चारों ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। लेकिन शेप आपको सिर्फ दो ही बताई जा रही है, एस का स्फेरिकल होता है और पी का क्या होता है, डम्बल शेप होता है, क्योंकि ज्यादा अभी शेप में आपको नहीं पढ़ना है। पहले ऑर्बिटल में एस पाया जाएगा, दूसरे ऑर्बिटल में एस भी पाया जाएगा, पी भी पाया जाएगा, तीसरे शेल में आपके पास जो सब शेल है वो एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, और चौथे शेल में आपके पास एस वाला सब शेल भी होगा, पी वाला भी, डी वाला भी और एफ वाला भी। तो हर शेल के क्या होते हैं, सब शेल होते हैं, जिसको कहते हैं एस पी डी एफ।
अब डिपेंड करता है किसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो उस हिसाब से सब शेल मौजूद होंगे। तो पहले शेल में सब शेल कम है, दूसरे शेल में सब शेल बढ़ जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तीसरे शेल में सब शेल बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, चौथे शेल में सब शेल में इजाफा हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से तमाम मामला आपके पास मौजूद है। तो एस में जो आता है इलेक्ट्रॉन वो आता है 2 इलेक्ट्रॉन, पी में जो आता है वो इलेक्ट्रॉन आता है 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डी में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो आता है 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो होता है 14 इलेक्ट्रॉन। तो एस वाला तो अभी देख चुके हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और पी वाले में कितना आता है 6 इलेक्ट्रॉन, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में, हर डंबल में एक एक, हर डंबल में एक एक। तो डी ऑर्बिटल हमें नहीं देखना है। इसके बाद देखते हैं द नंबर एंड काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ सब शेल। ये जो काइंड ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट किस्म के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं, ये डिपेंड करते हैं एनर्जी ऑफ सब शेल की, क्योंकि हर सब शेल की क्या है एनर्जी डिफरेंट है। लेकिन बोहर के मुताबिक क्या था कि जो एक खास शेल होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी। क्या होगी, फिक्स होगी। तो यहाँ पे पाया जाता है सब शेल, क्या पाया जाता है सब शेल। तो हर सब शेल की क्या होगी एनर्जी लेवल डिफरेंट डिफरेंट होगा। तभी इस वजह से जो है हमारे पास श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल हमारे पास आ जाता है। शुरू होता है कहाँ से, डेल्टन से, और आखिर पे कहाँ आके रुकता है, श्रोडिंगर एटॉमिक मॉडल पे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। तब तक के लिए याद दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।